हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। उसमें सबसे पहला चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। तो सबसे पहला शब्द आता है इसमें भाषा। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के मन के विचार या भाव को समझते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। बस जो कुछ भी है भाषा के माध्यम से ही है, भाषा के द्वारा ही संभव है। अब उसके बाद आता है भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 3 रूप बताए गए हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। यानी कि हम बचपन से जब जन्म लेते हैं तब से सबसे पहले हम मौखिक भाषा ही सीखते हैं। यानी कि माँ या घर के दूसरे लोग कुछ कहते हैं और हम अपने भाषा में बच्चा उसका जवाब देता है। तो जो मुंह से कहा जाए उसको जवाब दिया जाए, उसको मौखिक भाषा में रखते हैं। उसके बाद आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम किसी के सामने लिख करके प्रकट करते हैं या दूसरे के द्वारा लिखी हुई उसके विचार या भाव को, उस बात को हम पढ़ करके समझते हैं। तीसरा हो जाता है सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ संकेत के माध्यम से, जैसे दूर खड़ा आदमी है, हम यहाँ से आवाज देंगे वह सुन नहीं सकेगा, अतः यहाँ से वहां पर हम संकेत के भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर गूंगे बहरे आदमी के साथ बात करने के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर बड़े बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इस तरह से भाषा के 3 रूप है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब एक होती है हमारी मातृभाषा, एक होती है हमारी मातृभाषा। जैसा कि मातृ शब्द माँ से संबंधित है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के पश्चात घर में अपने माँ से या घर के दूसरे लोगों से जो भाषा सुनता है वही भाषा वह पहले सीख लेता है। यदि घर का माहौल हिंदी का है, बच्चा हिंदी भाषा सीखता है। घर का माहौल भोजपुरी का है, बच्चा भोजपुरी सीखता है। घर का माहौल अंग्रेजी का है तो बच्चा अंग्रेजी सीखता है। यानी कि जो भाषा हम अपने घर से, अपने माँ से सीखते हैं उसको हम मातृभाषा की श्रेणी में रखते हैं। मातृभाषा। अब आता है राष्ट्रभाषा। कोई भाषा विकसित होते होते, कोई भाषा विकसित होते होते जब पूरे राष्ट्र पर आ जाता है तब उसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि हिंदी लगभग पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है और समझी जाती है। और इस तरह 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया और आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब उसके बाद आता है लिपि। अब भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन चिन्हों को मिलाकर के हम कुछ भी लिखते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। अब सभी भाषाओं का लिपि अलग अलग है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। इस तरह से जितनी भी भाषाएं हैं सबकी लिपियां अलग अलग है। और इस तरह से हम कह सकते हैं लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब लिपि के बाद आती है बोली। कुछ भाषा ऐसी है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर में ही रह जाती है। जैसे भोजपुरी हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है तो भोजपुरी हमारी बोली हुई। इस तरह से कह सकते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कहीं की बोली भोजपुरी है, कहीं मगही है, कहीं संथाली है, कहीं बंगाली है, कहीं उड़िया है। ये सब बोली के श्रेणी में आता है क्योंकि इनका बृहत रूप नहीं है, ये केवल एक क्षेत्र विशेष पर ही सब सीमित है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। अब ये हो गया। अब उसके बाद का आता है व्याकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। हिंदी भाषा लिखने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित है।
जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में सबसे पहले स्थान आता है कर्ता का, कर्ता के बाद आता है कर्म का, और सबसे अंत में बारी आती है क्रिया की। ठीक है, अब मान लीजिए कि थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, अब क्रिया की जगह कर्म हो जाए, कर्म की जगह क्रिया हो जाए, या कर्ता की जगह क्रिया हो जाए और क्रिया की जगह कर्म हो जाए, तो वह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा, वह अशुद्ध हो जाएगा। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। अब उसके बाद आता है व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ण विचार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये तो हम जान चुके हैं पहले। अब यहाँ ये जानना है प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बनता है। किसी एक वर्ण से कोई शब्द नहीं बन सकता है, प्रत्येक शब्द कई वर्णों के मेल से बनता है। अर्थात वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है, किस वर्ण का क्या रूप है और उसका उच्चारण क्या है। उसके बाद आता है शब्द विचार, क्योंकि वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। उसको हम शब्द विचार के श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद आता है वाक्य विचार। सबसे छोटी इकाई वर्ण से शब्द बना और कई शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य बनता है। हिंदी में वाक्य एक निश्चित बनावट होती है, यानी कि वही जैसा मैंने बताया कि वाक्य के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया ये जरूरी है। इसकी एक निश्चित बनावट होती है, जैसे कि वाक्य में पहले कर्ता, कर्म और फिर अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, उसके भेद, वाक्य का विग्रह और विराम चिन्हों का प्रयोग पर विचार किया जाता है। कहां किस तरह का विराम चिन्ह लगेगा, कहां कौन सा चिन्ह लगेगा, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे।